यस क्लास, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आखिरी बैच। बड़े शक्लें देखो इनकी, ये तो ऐसे लग रही है। हाँ जी, सही है। थोड़ी सी बुरी बुरी हालत है, नहीं? हो जाएगा हो जाएगा, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी, फिर एकदम जोश के साथ पढ़ोगे। चलिए भाई, तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर बात शुरू कर चुके थे ऑडिटिंग की डेफिनेशन पर, बराबर? याद है भाई डेफिनेशन? भूल गए? शुरू हो जाओ फिर फटाफट। ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form. आगे ठीक है, बराबर है। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, बराबर। तो ये ऑडिटिंग का हमारा डेफिनेशन था, जिसका लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा पोस्टमार्टम किया कि हर एक वर्ड का क्या मीनिंग निकलने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, ये सब कुछ हमने कर लिया था। तो मैंने आपको कहा था शुरुआत के 2-3 दिन हम लोग करने वाले हैं इसके एकदम बेसिक्स, कुछ चीजें आप लोगों को नोट डाउन करनी पड़ेंगी, उसके बाद में हम अपना प्रॉपर काम जो है वो शुरू कर देंगे। तो आज का जो अपना अगला पॉइंट है, सवाल यह है कि भाई ऑडिटर कौन होता है। इसमें जो बोलूं वो नोट करना, अभी फिलहाल नोट करने की जरूरत नहीं। आपके हिसाब से ऑडिटर कौन होता है, बताओ? बोलो भाई। सर सिंपल है, जो ऑडिट करेगा वो ऑडिटर होता है। तो हमने कहा दी पर्सन हु कंडक्ट द ऑडिट इज नोन एज ऑडिटर। बहुत सही है, सही जवाब। ही मेक्स हिज रिपोर्ट टू द पर्सन हु अपॉइंट हिम। ये बंदा अपनी रिपोर्ट उसको देगा जिसने इसको अपॉइंट किया है। अब सोचो, एक्सेल कॉमर्स अकेडमी अपना ऑडिट करवाएगी ही करवाएगी, क्योंकि कंपनी इसके लिए कंपलसरी है भाई, यही बता देता हूं आपको, पढ़ना बाकी लेकिन बता देता हूं। तो हमारा जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा? बोलो भाई। एक्सेल को ही देगा या सीधा गवर्नमेंट को भेजेगा? बट ऑब्वियस है कि सर अगर हमने अपॉइंट किया है तो वो रिपोर्ट हमको देगा, और हम उस रिपोर्ट का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां जहां रिक्वायर्ड है। जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा, बैंक से लोन लेना है वो ऑडिट रिपोर्ट काम आएगी, गवर्नमेंट को टैक्स भरना है ऑडिट रिपोर्ट काम आएगी, हमको अपने कंपनी के लिए नया आईपीओ निकालना है या एफपीओ लेके आना है तो भी हमको उसमें ऑडिट रिपोर्ट लगेगी अंदर, ताकि लोगों के ऊपर इंप्रेशन बढ़े कि हमारी कंपनी जोरदार है, ऑडिटर ने भी बोला है पैसा वैसा लगाते लोग हमारी कंपनी में। तो ये सारी जगह पे ऑडिट रिपोर्ट काम आएगी, ये तो सब सही है। अब मुझे बताओ, हु इज एलिजिबल टू कंडक्ट ऑडिट? चार्टेड अकाउंटेंट। अब सीए कौन सा? हाँ, ये जो अपना सीए है, ध्यान रखिएगा, तुम लोग जब ये सब चार्टेड अकाउंटेंट बन जाओगे तो तुम्हारे पास में एक सर्टिफिकेट आएगा ऐसा, बराबर, जिसमें लिखा हुआ होगा कि भाई तुमने क्लियर कर लिया है, दिस इज योर मेंबरशिप नंबर। अब उस वक्त में तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस होंगी, बाकी तो बहुत चॉइसेस है लेकिन मेनली 2 चॉइसेस होंगी कि या तो किसी कंपनी में जाकर के किसी जगह पे जॉब कर लो भैया, नौकरी कर लो। अब तुम चाहते हो कि नहीं यार नौकरी तो नहीं करनी, अपन खुद का प्रैक्टिस चालू करेंगे, तो तुमको आईसीए को अप्लाई करना पड़ेगा और तुमको एक सर्टिफिकेट और मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट। और तुम्हारा जिधर ऑफिस रहेगा, जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा ऑफिस में, तुम्हारा चेयर इधर, सामने मैं बैठूंगा और तुम्हारे पीछे की तरफ 2 सर्टिफिकेट बढ़िया बढ़िया से दिखेंगे, है ना? एक होगा तुम्हारा मेंबरशिप वाला और दूसरा होगा तुम्हारा प्रैक्टिसिंग वाला। ये कंपलसरी है सीए के कोड ऑफ कंडक्ट में। जैसे मेरा ऑफिस है तो मेरे ऑफिस में मुझे लॉयर का सर्टिफिकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबरशिप का लगाना जरूरी है। डॉक्टर्स लोग के क्लिनिक पर जाओगे तो उनका जो मेडिकल वाला प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है वो उनके क्लिनिक में जरूरी है। सेम वैसे ही आप लोगों को लगाना पड़ेगा प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट, तो ही आप कर पाओगे प्रैक्टिस और तभी आप कर पाओगे ऑडिट भी। तो जब भी कोई आपसे पूछे कि भैया ऑडिट कौन कर सकता है, तुम बोलोगे सीए हैविंग प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, वही कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। तो देखो क्या लिखा, इट हैज बीन मेड ऑब्लिगेटरी कंपलसरी फॉर द कंपनीज, कंपनीज को तो करवाना कंपलसरी है, इन इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट्स हु हैव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बोले तो सीओपी, आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट ऑडिट। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इंडिया में सीए वो करता है, मतलब ऑडिट वो करता है, ऐसा सीए जिसके पास में गया है सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। चलो इस पर 2 मिनट बात भी कर लेते हैं। सपोज करो कि तुमने प्रैक्टिस चालू कर दी,
प्रैक्टिस चालू करने के बाद तुमको किसी कंपनी में जॉब करने की इच्छा हो गया, यार प्रैक्टिस में मजा नहीं आ रहा, अपन तो जाके जॉब करेंगे इन्फोसिस में, बढ़िया पैकेज भी मिल रहा है, क्या करूं? तो ये जो सीओपी है ये अपने को करना पड़ेगा, सरेंडर देना पड़ेगा वापस। सर ले लो, सर प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट भी रख लेने, जॉब भी कर लें, वो कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा भाई, पकड़े जाओगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, ये अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। अच्छा सर अगर जॉब कर रहे हो, 2-3 साल जॉब कर रहे हो और उसके बाद इच्छा हो गई है प्रैक्टिस चालू करना है, ठीक है ना, अभी तुम्हारी मर्जी है भैया, कभी भी अप्लाई करो, कभी सरेंडर करो, आप अब अप्लाई करके सीओपी ले लेना और अपना प्रैक्टिस चालू कर देना, मना नहीं है। तो ऐसा चार्टर्स जनरली करते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, सिंपल। तो सीए कौन सा वाला? सीओपी, वर्ड क्या याद रखोगे? सीओपी, शॉर्ट में एग्जाम में लिखने के लिए पूरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, वो कर सकता है ऑडिट। तो मैं चाह रहा हूं ये बी वाला जो पॉइंट है वो आप नोट करो कॉपीज में, हु इज ऑडिटर के आगे नोट करो। हाँ, अब सवाल है कि मुस्कान बियानी जो है वो प्रैक्टिसिंग है लेकिन यहां जॉब में नहीं है। सबसे बढ़िया बात, हम लोग कोई भी इधर नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग को किसी को भी इधर सैलरी नहीं मिल रहा है, तो सैलरी नहीं मिलता है फोकट में, हाँ ये थोड़ी बोला मैंने। हाँ, हम लोग सब यहां पे हैं एज अ पार्टनर, वेदर एज अ शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, कुछ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, मितेश मेहता सर भी है, क्या है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड है, बराबर। लेकिन बढ़िया चीज ये, हम नौकरी नहीं कर रहे हैं भाई, समझे आप मेरी बात को? हम किसी कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हैं, वो मना थोड़ी है ना, हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो सकते हैं। हाँ, जिसके डायरेक्टर और शेयर होल्डर होंगे उस कंपनी की ऑडिट नहीं कर पाएंगे, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, हमारा इंटरेस्ट अफेक्ट हो जाएगा, बाकियों की तो कर सकते हैं ना भाई, मना थोड़ी है, इसीलिए हम कर सकते हैं। अब सवाल है कि अगर आपके पास इन्फोसिस के शेयर्स हैं तो फिर आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते हो। नौकरी करो ना, नौकरी तू कंपनी, अरे अपना स्वेट इक्विटी भूल गया तू, स्वेट इक्विटी शेयर अपन देते ही किसको है? हाँ हाँ, नौकरी कर लिया और प्रैक्टिस, दो तो साथ में नहीं हो सकता, मैं वही तो कह रहा हूं, लॉ के अगेंस्ट बात कर रहा है। नौकरी करेगा तो प्रैक्टिस कैसे करेगा रे भाई? हाँ, और तू मुस्कान मैडम के पीछे पड़ा है आज तो, बोल बोल चल, हाँ हाँ अच्छा, हाँ तुम इधर सर बोल रहे भाई तू हाँ, नहीं उसमें दिक्कत क्या है, मैंने कहा नौकरी नहीं कर सकते, वो एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी है, यहाँ पे ओनर तो बन ही सकते हैं ना, डायरेक्टर बन सकते हैं किसी कंपनी के, और वैसे भी कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो आप कंपनी बना सकते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं वो हमको चल रहा है, आप कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन नौकरी नहीं कर सकते। वो 10 से 5 वाला जो नौकरी होता है ना, ये आप जॉब में है तो फिर आपको प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। हाँ, सीए शेयर होल्डर क्यों नहीं होगा भाई, होगा ही होगा, सीए क्यों नहीं होगा शेयर होल्डर? हाँ, जिस कंपनी का शेयर होल्डर है उसकी ऑडिट नहीं कर पाएगा, बाकी शेयर होल्डर उन्हें मना थोड़ी है, मरवा देगा, तो एक ही सोर्स रहेगा इनकम का मेरे तो। नहीं, अब उसमें डायरेक्टर का कैटेगरी अलग अलग है भाई, तू प्राइवेट कंपनी पढ़ गया है, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में जब आप 200 की लिमिट काउंट कर रहे थे तो डायरेक्टर को एम्प्लॉय माना था? कहां माना था अपने? एम्प्लॉय और एक्स एम्प्लॉय का कैटेगरी अलग था और डायरेक्टर्स का अलग था, इसीलिए नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, बराबर। क्या हुआ? मैं प्रैक्टिसिंग हूं, बिल्कुल प्रैक्टिस, इसलिए तो मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, तो बढ़ा रहा हूं ना, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, जेसीसी वाले भी सैलरी नहीं दे रहे मेरे को। कौन से एग्रीमेंट को भाई? ये फैकल्टी एग्रीमेंट हो गया ना, टीचिंग सर्विसेज है जिसका पैसा मिल रहा है, नौकरी नहीं है, सैलरी बेस नहीं है। वो अपनी बुक से मुझे सैलरीड पर्सन नहीं दिखा रहे हैं, ना दिखा सकते हैं, ठीक है, वो हम अपनी सर्विसेज, आज मैं बहुत जगह लेक्चर्स देने के लिए जाता हूं, तो लेक्चर जहां देने जा रहा हूं वो मुझे क्या पे करते हैं? रेम्यूनरेशन। नया एएस जब आया तो मितेश सर को कई सारी कंपनीज ने इन्वाइट किया कि आप आकर के जो इंटरनेशनल एएस आए आपके, सॉरी हाँ एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसके ऊपर आपको लेक्चर देना है, हम आपको 2 लाख का रेम्यूनरेशन पे करेंगे, ठीक है। तो वो जो उनको मिला सैलरी थोड़ी है, तो वो हमारी सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पैसा हमको मिल रहा है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग कोई भी ना तो जेसीसी में हमारा जॉब है, ना इधर हमारा जॉब है भाई, नौकरी वोकरी नहीं है, बिना नौकरी वाले लोग हैं, बराबर चलिए भाई, तो ये अपना पॉइंट हो गया छोटा सा। तो तुम लोग को नोट क्या करना है, ये सेकंड वाला पॉइंट तुमको नोट करके रखना है हर वक्त अपनी कॉपीज के अंदर, फटाफट नोट कर लिया सबने? नहीं तो बी वाला पॉइंट नोट करो, इन इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट्स हु हैज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड टू कंडक्ट ऑडिट। नोट करना पड़े, नहीं तो क्या नींद आ जाएगी तुमको, नहीं नोट करोगे तो बैठे बैठे ऐसे हो जाएगा, है ना। तो इस लाइन को नोट करके रखो भाई, कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बहुत जरूरी है ऑडिट पढ़ने के लिए, नोट करिए सब लोग। हाँ जी, हो गई नोटिंग?
ऑडिट का ट्राई करेंगे इधर ही क्लास के अंदर ही मेरे साथ में याद करके खत्म करो, ताकि तुमको जब बाद में टाइम मिलेगा तब उसको पढ़ते रहना। मैक्सिमम चीजें अपन यहीं पे याद करने का, समझने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे अब कुछ चीजें जो आ रही हैं वो है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको जैसे कहा था ऑडिट में मार्क्स जो हैं वो हैं वोकेबलरी प्लस साथ में प्रेजेंटेशन। एज इट इज अगर याद हो जाएगा किसी को स्टडी मैट तो बहुत अच्छी बात है भाई, जैसे मेरे जैसे को एज इट इज याद नहीं होता है, तो कम से कम मैं उतना ट्राई कर लूं कि जो वोकेबलरी उनको चाहिए, कीवर्ड्स, वो मैं लिख दूं, है ना। जैसे क्या होगा कि अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वहां एक वर्ड जैसे उन्होंने सारे वर्ड चालू किए हैं ऑब्टेन से, ऑब्टेन दिस, ऑब्टेन दिस, ऑब्टेन दिस। अब ऑब्टेन की जगह तुम कोई और वर्ड भी लिख सकते हो, गेट दिस, और मैं ये बोलूंगा कि नहीं, अपने को लिखना क्या है, ऑब्टेन, क्योंकि वो कॉपी स्टडी मैट के आंसर पे चेक होती है। तो उनको अगर जैसे ही वहां पे ऑब्टेन वर्ड दिख गया, उनको लग जाता है कि हाँ भाई ये पॉइंट मैच कर रहा है हमारे पॉइंट से, और आपको नंबर मिल जाएंगे। बस यही ट्रिक्स है ऑडिट के अंदर, और कुछ नहीं है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं है। तो पहला पॉइंट बच्चे लोगों मैंने लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बराबर। एक टेबल फॉर्म में मैंने इसको बनाया है, अपनी अपनी कॉपीज में टेबल फॉर्म तैयार करो। ये तुम्हारे कॉपीज में लिस्ट होनी चाहिए पूरी, इसके नोट्स नहीं दूंगा, नोट्स इसके आगे से मिलेंगे इसलिए नोट करनी है, इसलिए इसके नोट्स बनाए भी नहीं मैंने। मुझे पता था तुम लोग लगे नोट्स मिलेंगे तो फिर क्यों नोट करना है, करना पड़ेगा, है ना। लॉ में नोट नहीं करवा रहा हूं ना मैं, इसलिए ऑडिट में नोट करो। ऐसा ऐसा एक टेबल वेबल बनाओ, थोड़ा थोड़ा से लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। हाथ दर्द कर रहे हैं नहीं ना, बस नोट करो। वर्ड मीनिंग या डेफिनेशन कुछ भी लगा लो, और थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन या यूज। बताऊंगा अभी कि इसका क्या यूज है, कैसे इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, बता रहा हूं। हाँ जी, देखिए पहले नंबर पे एक बार नोट कर लो, फर्स्ट वाला। 4-5 पे आज अच्छी सी बात करेंगे अपन, अभी समझते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट नोट करने की जरूरत तुमको होगी नहीं, क्योंकि कल कर चुके हो, ऑडिट का डेफिनेशन है ना, वो करने की जरूरत नहीं होगी। खाली फर्स्ट वाला पॉइंट नोट कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके लिए हमारा मीनिंग और डेफिनेशन में कल भी अपन ने बात किया था, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो एंड नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। ये तुम लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ के भी आए हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स या नोट्स जिसको बोलते हो तुम लोग, ठीक है। खाली फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड नोट भी नहीं करना है, कल की क्लास में मैं करवा चुका हूं, हो गया। अब देखो, जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया, अब एग्जाम में तुमको जब क्वेश्चन आया और तुमने ये वर्ड लिखा, फटाफट से बताना मुझे एक चीज बहुत जनरल नॉलेज वाली, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? दो लोग हैं, ठीक है। एक होता है ऑडिटर और एक होता है ऑडिटी, क्लाइंट भी जिसको बोल सकते हो, ठीक है। मैं ऑडिटी की तरफ से नाम लिख देता हूं मैनेजमेंट। जिस जगह अपन ऑडिट करने जा रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई मैनेजमेंट होगा, बीओडीज वगैरह जैसे होते हैं। तो कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाता होगा? मैनेजमेंट, ठीक है। अब एग्जाम के अंदर अपन फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसी के अंदर एक टॉपिक आ जाएगा। तो स्टूडेंट वहां लिख के आया कि भाई बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, शॉर्ट में याद कर लिया उसने। तो उसने अपनी लाइन ही क्या लिखी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रिएटेड बाय, ठीक है। या दूसरा वर्ड कंस्ट्रक्टेड बाय, अरे मकान है क्या, काहे कंस्ट्रक्शन कर रहा है भाई तू, क्रिएटेड बाय, अच्छा पेंटर है, चित्रकार है, मूवी बना रहा है, तो भाई क्रिएटेड वर्ड क्यों लिखा है? क्रिएटर तो वो लोग होते हैं क्रिएशन करने वाले। तो सर वर्ड आना क्या चाहिए, वर्ड आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड। मैंने क्या वर्ड लिखा है, अपन ने जो वर्ड लिखा वो क्या है, किधर गया भाई, ये रहा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। करेक्ट प्रेजेंटेशन इसके लिए क्या रहेगा तुम्हारा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो मेरी लैंग्वेज
सर इस चीज के नंबर मिलेंगे क्या? अरे मिलेंगे रे भाई, यही तो चक्कर है ना। हम लोग क्या करते हैं कि बस चीजों को याद तो कर लिया, फिर एग्जाम में जो दिमाग में आया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर क्रिएटेड, क्रिएटेड वर्ड देखते ही कॉपी चेक करने वाला उधर ही तुम्हारे नंबर उड़ाएगा। कि इसको यही नहीं पता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्रिएशन या कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, वोकैबुलरी क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। तो मैं कैसे लिखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared and presented by management and audited by auditor, ऐसे पूरा सेंटेंस आएगा। तो जहां पे भी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की बात आ रही है, यू हैव टू यूज प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपेयर, बनाना, और बनाने के बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, बुक्स में लिखते हो ना, तो वो प्रेजेंटेशन ही है जिसके बेस पे ऑडिट होगी अपनी आगे, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? अच्छा, सेकेंड वर्ड लिख दो ऑडिट, डेफिनेशन मत लिखना, कल लिख चुके हो, तो सिर्फ सेकेंड वर्ड लिखो सेकेंड कॉलम में, ऑडिट। ये डेफिनेशन आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो वापस रिपीट मारने की जरूरत नहीं, आप तो सीधा प्रेजेंटेशन का तरीका देखो। हाँ जी, करेक्ट इनकरेक्ट दोनों वर्ड्स लिखो ताकि तुमको एग्जाम में ध्यान रहे। बहुत छोटी छोटी सी बातों से चालू करवा रहा हूं मैं। करेक्ट वर्ड है कैरिड आउट या कंडक्ट, है ना, कंडक्टेड बाय, कंडक्ट वर्ड आता है इसके लिए, या वर्ड आता है कैरिड आउट, भी चल रही है ऑडिट। अब किसी बंदे को आपने बोला ऑडिट कर लिया, यस ऑडिट डन बाय ऑडिटर, सर एक ही तो बात है, अरे नहीं आता है, ऑडिट डन जैसा वर्ड एक्चुअल में है ही नहीं। देखो बहुत सिंपल है, हर चीज का अपना एक वोकैबुलरी होता है, तुमको याद हो तो लॉ पढ़ाते वक्त मैं कहता हूं, एक मैं सिंपल किसी को बोलूं मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगा, एक क्या बोलो, स्यू वर्ड। तो लीगल वर्ड जो है वो क्या है, स्यू है, न कि केस है। तो एग्जैक्टली अच्छा, वैलिड का ऑपोजिट इनवैलिड, लेकिन मैंने आपको कहा था लीगल वर्ड इज वॉइड। एग्जैक्टली ऑडिट के अंदर भी कुछ चीजों के फिक्स वर्ड्स है जो आपको यूज, तो स्टार्टिंग में मैंने ये जो बनाया ना, ये ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 वर्ड्स ऐसे बनाए मैंने अभी। इन 15 वर्ड्स को स्टार्टिंग से पढ़ के जब आपको आंसर लिखवाऊंगा तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो उससे अपने को नंबर के अंदर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा बढ़िया सा, कि ऑडिट के साथ कभी भी डन वर्ड नहीं आता है, डू ऑडिट नहीं आता है, ऑलवेज कैरी आउट लिखो या फिर कंडक्ट द ऑडिट लिखो, ये वर्ड अपने को यूज करना है, कंडक्ट या कैरी आउट, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑडिट इज कंडक्टेड बाय ऑडिटर, ये पूरा सेंटेंस बनेगा, ये अपने को, या ऑडिट इज कैरिड आउट बाय द ऑडिटर, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहली लाइन बन गई हमारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड बाय मैनेजमेंट बट ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एन ऑडिटर। सिंपल, ऐसा कुछ सेंटेंस बनेगा। ठीक है, ये सोचो कि मैं तुमको सेंटेंस फ्रेमिंग सिखा रहा हूं ऑडिट की, वो तुम्हारा एक सब्जेक्ट था ना वो यार जिसमें इंग्लिश सिखाते हैं फाउंडेशन में, बीसीआर वाला, तो ये ऑडिट का बीसीआर है, समझ लो, बेसिक प्रोविजन है, जहां हम ट्राई ये कर रहे हैं कि यार ऑडिट में थोड़ा सा सेंटेंस फ्रेमिंग अपन अगर सीख जाएंगे प्रॉपर वर्ड के साथ, तो पढ़ेंगे तो सही, लेकिन कम से कम लिखने के अंदर अपने को मजा आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड वर्ड? अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑडिट एंड एश्योरेंस। ऑडिट तो कल पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एश्योरेंस? हाँ, फेथ, ट्रस्ट या बिलीफ। अब एक बहुत बढ़िया चीज तुमसे पूछता हूं मैं, ऑडिटर भरोसा लेगा या देगा? वैसे तो दोनों ही है, यहां जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या लिखा है, बहुत मस्त वर्ड है, देखो, ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब तो लेना, क्या देना, लेना। ठीक है, अब किसी ने लिख दिया गॉट द एश्योरेंस, अरे गलत है रे भाई, गॉट द एश्योरेंस नहीं आएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल भी ये दिया था, गॉट द एश्योरेंस वर्ड ही नहीं होता है कोई, ऑलवेज यू हैव टू यूज ऑब्टेन एश्योरेंस। सर होता क्या है? देखो एक बहुत सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बोली थी, क्या एज एन ऑडिटर मैं 100% गारंटी दे सकता हूं क्या किसी चीज की? बोलो भाई, तुम जिस कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए 100% एश्योरेंस, ना 100% एश्योरेंस छोड़ो, गारंटी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकता। मैं सिर्फ क्या दे सकता हूं, एश्योरेंस, लेकिन उसके लिए पहले मुझे एश्योरेंस लेना पड़ेगा। मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करूंगा, इससे मुझे एक एश्योरेंस ऑब्टेन होगा कि हाँ यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें सही है, तो फिर मैं दे पाऊंगा अपनी ओपिनियन। याद आया कुछ?
है ना। तो ऑडिट करने से मुझे क्या मिलेगा, एश्योरेंस, और मैं फिर अपने जो भी यूजर्स होंगे उनको दूंगा अपना ओपिनियन कि यार मेरी नजर के अंदर ये चीज ऐसी है। तो एश्योरेंस वर्ड का मतलब होता है फेथ, ट्रस्ट या बिलीफ। यार मैं जब ऑडिट करूंगा तो मुझे उस बैलेंस शीट पर कितना भरोसा है, कितना ट्रस्ट है, कितना बिलीफ है। तो ऑडिटर हमेशा क्या करेगा, ऑब्टेन एश्योरेंस। अच्छा मस्त बात बताता हूं, किस चीज का एश्योरेंस, पूरी लाइन कंप्लीट करूं, सेंटेंस। ऑडिटर हैव टू कंडक्ट द ऑडिट, कंडक्ट ही आता है ना, एंड ऑब्टेन एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। अभी मटेरियल इनके लिए रोक देते हैं, मेरी लाइन को सुनना बच्चे लोगों, 2-3 दिन का क्लास तुम्हारे बेसिक मजबूत करेगा, इसलिए कोई नोट्स नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा हूं। वहां पे सुनना, मैंने क्या लाइन बोला, ऑडिटर हैव टू कंडक्ट द ऑडिट, सही है, कंडक्ट ही आता है ना, कैरिड आउट द ऑडिट एंड ऑब्टेन एश्योरेंस, किस बारे में, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट। ये मिस स्टेटमेंट आगे आ रहा है भाई, ये देखो ये आ रहा है, तब पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम समझ ही गए होगे। वो ये एश्योरेंस लेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गलत नहीं है, एंड गिव एन ओपिनियन, फिर ओपिनियन देगा किस बारे में, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ऐसे पूरी तुम्हारी लाइन बनेगी। मतलब सीक्वेंस क्या चला, ऑडिट करो, ऑडिट करने के बाद एश्योरेंस लो, और उसके बाद में अपना ओपिनियन लोगों को दे दो। यही एग्जैक्टली आपका ऑडिट का पूरा काम है, जो अपने को इधर करना रहेगा। तो अपने लिए एश्योरेंस के साथ वर्ड हमेशा क्या आएगा, ऑब्टेन। ये अपने, अच्छा कई लोगों को क्या बेसिक पता होता है, यार ऑडिट का काम है ऑडिटर ऑडिट करना और एश्योरेंस देना, इसको लोगों को, ना ना भाई पहले खुद तो एश्योर हो जाए। तो मैं खुद ही एश्योर नहीं हूं तो मैं तुमको क्या एश्योर करूंगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, एश्योरेंस पहले ऑब्टेन करना है, और फिर अपन एश्योरेंस दे नहीं रहे, हम सिर्फ क्या दे रहे हैं, ओपिनियन दे रहे हैं अपना, ये अपने को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट बच्चे लोगों, ओपिनियन नोट करो, पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आंसर, एक पूरा चैप्टर ही इसमें ऑडिट रिपोर्ट में ही काम में लेना है। फॉर्म एंड एक्सप्रेस, ऑडिटर को क्या करना है, फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, बराबर। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट कंडक्ट करेगा, फिर एश्योरेंस ऑब्टेन करेगा, फिर फॉर्म एंड एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, बस खत्म। 3 लेवल पे काम खत्म। 4 लेवल बनाता हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कौन करेगा, कर दिया। फिर ऑडिटर ऑडिट कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद ऑब्टेन करेगा एश्योरेंस, फिर फॉर्म एंड एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, फॉर्म एंड एक्सप्रेस करेगा ओपिनियन, खत्म। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपिनियन, फॉर्म करना, ओपिनियन बनाना, अपनी एक ओपिनियन बनाएगा। कैसी ओपिनियन, वही वाली कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। फिर उसको एक्सप्रेस करेगा। आप सोचना, एक्सप्रेस कहां करेगा, छत पे चढ़ जाएगा, जोर जोर से लोगों को चिल्ला के बोले अरे अडानी जी के अकाउंट से एकदम सही है। एक्सप्रेस कहां करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में एक्सप्रेस करेगा। उसके एक्सप्रेस करने की जगह एक ही है, और उसको क्या बोलेंगे अपन, ऑडिट रिपोर्ट। अपना चैप्टर नंबर 11, टोटल आपके ऑडिट में 13 चैप्टर है, ओनली 13 चैप्टर्स, उनमें से 11वें नंबर पे आपका जो चैप्टर है वो यही है, ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है ना। वहां जाकर के ये रिपोर्ट कर देगा। तो इसलिए वर्ड आता है बच्चे लोगों, फॉर्म का मतलब प्रिपेयर करना, तैयार करना, और एक्सप्रेस कहां करना, ऑडिट रिपोर्ट में। तो बार बार चीजें याद करवा रहा हूं आपको ताकि भूलो नहीं, ऑडिट सपने में आनी चाहिए, क्योंकि लॉ तो तुम पहले से पढ़ता है, ये तुम्हारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होगा, प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड, कौन करेगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ने कर दिया। फिर ऑडिटर भाई साहब की एंट्री हो गई, ये क्या करेंगे, कंडक्ट कर लेंगे, कंडक्ट करने के बाद ऑब्टेन करेंगे एश्योरेंस का, एक बार ऑब्टेन एश्योरेंस हो गया, फिर फॉर्म एंड एक्सप्रेस कर देंगे अपना ओपिनियन। ये अपने को ध्यान रखना है, वो ओपिनियन क्या होगा, ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। अगला पॉइंट नोट करो फटाफट, 5वें नंबर पे ट्रू एंड फेयर, सबसे खास वर्ड है अपना, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, ये लाइन भी नोट करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शैल बी ट्रूली रिकॉर्डेड, फेयरली प्रेजेंटेड। लास्ट क्लास में बताया था मैंने, मीनिंग पूछूंगा भी आपसे।
हाँ जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेल बी ट्रूली रिकॉर्डेड एंड फेयरली प्रेजेंटेड। कौन बता रहा है इसका? सर ट्रूली मतलब आपने रिकॉर्ड तो किया है, गलत जगह कर दी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो गया, कैमरा फिर भी अपने रिकॉर्ड तो जाए। हाँ, मतलब ये समझो, मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था। ट्रूली रिकॉर्डेड का मतलब जो हुआ है वो तुमने लिखा है, और फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब सही जगह पे लिखा है। दोनों चीजें हो सकती हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई मान लो एक्सेल एकेडमी ने कैमरा खरीदा, ठीक है, या हो सकता है नहीं भी खरीदा हो, लेकिन तुम जब ऑडिट करने के लिए आए तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एक कैमरा दिख रहा है। हो सकता है कैमरा खरीदा ही नहीं हो और बुक्स के अंदर लिखा हुआ हो, मे बी। तो दिस इज कॉल, तुमको ये चेक करना है कि जो भी चीज है वो ट्रूली रिकॉर्डेड है, मतलब जो हुई है वो लिखी है, और जो लिखी है वो एक्चुअल के अंदर हुई है। दिस इज कॉल्ड ट्रूली रिकॉर्डेड। फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब तुम्हारे अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए सही जगह पर लिखा है। हमने कैमरा खरीदने को लिख दिया P&L अकाउंट के डेबिट में एज एक्सपेंडिचर, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। लेकिन सर लिखा तो है ना, हाँ, तो मैं बोलूंगा ना ट्रूली रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड ट्रूली किया, लेकिन प्रेजेंटेड तुमने फेयरली नहीं किया। इस बारे में ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। और बच्चे लोगों, इसीलिए तुम लोग को अकाउंट्स पढ़ाई जाती है। अकाउंट्स ही नहीं पढ़ा होगा, जब अकाउंट्स के रूल ही पता नहीं होंगे, हम कैसे पता लगा पाओगे कि ट्रूली रिकॉर्डेड और फेयरली प्रेजेंटेड है कि नहीं है ना? तो आपने एक और एग्जांपल लिया था इसी तरह का। फेयरली प्रेजेंटेड का मतलब मशीन का इंस्टॉलेशन, मैंने आपसे पूछा था, कोई मशीन परचेज किया, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा है, लिखा है, मतलब ट्रूली रिकॉर्डेड है, लेकिन आना कहां चाहिए? अकाउंटिंग कहता है मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। तुमने उसको डेबिट साइड में P&L के दिखा दिया रिपेयर्स के अंदर, तो वो चीज ट्रूली रिकॉर्डेड तो है, लेकिन फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है। तो यही काम है ऑडिटर का देखना। और इसके लिए जो वर्ड होता है सबसे पॉपुलर है गिविंग। सबसे पॉपुलर वर्ड क्या है? एग्जिबिटिंग भी है, लेकिन एग्जिबिट की जगह पे यूज होता है गिविंग। गिविंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ऑडिटर को क्या करना है? सुनना पूरी लाइन। फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट, फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ऐसे बनता है पूरा का पूरा सेंटेंस। कनेक्टिविटी सीखते जाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन क्या करेगा? मैनेजमेंट करेगा, प्रिपेयर एंड प्रेजेंट। फिर ऑडिटर भाई साहब क्या करेंगे? कंडक्ट द ऑडिट। ऑडिट कंडक्ट करने के बाद ऑब्टेन करेंगे एश्योरेंस, आ गया। फिर फॉर्म एंड एक्सप्रेस करना है ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये आपका पूरा का पूरा एक सेटअप सेंटेंस है जो लगभग लगभग हर चैप्टर के अंदर अपन यूज करने वाले हैं लगभग, क्योंकि अल्टीमेटली जितने ऑडिट के तुमको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जो कुछ भी ट्रिक्स बताऊंगा, उन सब के आखिर में जाके तो ओपिनियन ही देना है। तो सब में तुमको लिखना पड़ेगा वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? तो इतने वर्ड हो गए। आज के लिए एक और वर्ड मैं उठा रहा हूं, बहुत जोरदार वाला, मिस स्टेटमेंट। इसको नोट कर लो पहले, चलो इसको नोट कर लो। इसका कोई एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत काम का है। नोट करो, मीनिंग नोट करो इसका। जैसा है वैसा नोट करना। मेरे सारे वर्ड्स के मीनिंग मीनिंग सिखाऊंगा आपको, लेकिन जैसा है पहले नोट करो। हो गया?
हाँ जी, हो गया नोटिंग। अब ये वर्ड है मिस स्टेटमेंट, और आगे जाके इसके साथ एक और वर्ड लगेगा, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो वैसे मिस स्टेटमेंट का सिंपल मीनिंग तो समझ में आता है, फॉल्स स्टेटमेंट, कुछ भी गलत लिखा हुआ है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? कुछ इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट, वो पढ़ते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिस स्टेटमेंट भी इमटेरियल भी होते हैं और मटेरियल भी होते हैं, और ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगे, है ना। जैसे मान लो हमारी कंपनी का 10,000 करोड़ का टर्नओवर है, और उसमें एक छोटा सा 10,000 का मिस स्टेटमेंट पता लगा ऑडिटर को, तो ऑडिटर के लिए वो मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन मटेरियल नहीं है। क्यों? 10,000 करोड़ की कंपनी है यार, तो 10,000 करोड़ में 10,000 में भी शायद इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन यही कंपनी का अपना टर्नओवर ही लाख रुपया, 10 लाख रुपया है, और उसमें 10,000 के मिस स्टेटमेंट पकड़ में आगे गलतियां हैं, तो यार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी वो। दिस इज कॉल्ड मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो ऐसा अपन आगे पढ़ेंगे भी। तो अब होता क्या है, अगर मैं ऐसे बोलूं, आगे पढ़ेंगे अपन, देखो हम ऐसे बोलते हैं, फ्री फ्रॉम एमएमएस, यानी फाइनेंशियल, पूरा लिख देता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम एमएमएस, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। इसी का दूसरा नाम है ट्रू एंड फेयर व्यू। बात समझ में आई? मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू और ये एक ही चीज है, तो मैं दोनों तरह से बोल सकता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, या मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। दोनों बात बिल्कुल क्या है, एक ही है, इसलिए अपने को इस वर्ड को पढ़ना पड़ता है। तो चलिए इस वर्ड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल, देखना मेरे साथ यहां पे, डिफरेंस बिटवीन, दो चीजों के बीच का डिफरेंस। किसके बीच का? जो होना चाहिए था और जो हुआ, उसी के बीच का डिफरेंस कहलाता है मिस स्टेटमेंट। इतना आसान। जो होना चाहिए था, लॉ में नंबर चाहिए थे 70 80, आए 50, ये 40, ये जो बीच का डिफरेंस है वही है मिस स्टेटमेंट। उसी को पकड़ना पड़ेगा, ये आए क्यों भैया कम, है ना। कुछ बच्चों ने कॉपीज भेजी है मुझे लॉ की मंगवा के, कुछ जो नहीं क्लियर हुए उन्होंने भी भेजी है, और जो क्लियर हो गए उन्होंने भी भेजी है। एक एक का एनालिसिस डालूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, अभी बहुत टाइट हो गया है स्केड्यूल 2-3 दिन से, और आज से तो और टाइट हो जाएगा, 8 घंटे पढ़ाना पड़ रहा है भाई। रिवीजन क्लासेस चालू हो रही है ना आज हमारी, 2-3 दिन के अंदर वीडियोस बना के डालूंगा। इंटर वालों ने भी भेजी है, सेम वही, जो पास हो गए वो भी, और जो नहीं हो पाए उन्होंने भी, कि सर देख के बताओ दिक्कत आई किधर, इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, उससे कम नंबर है। फिर एक दो उनकी भी कॉपी मंगाई जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, देखें उनमें क्या चक्कर है और जो इनमें नहीं था, वो सब कंपेयर करेंगे। तो सवाल यह है कि जो होना चाहिए था और जो हुआ, उसी के बीच का डिफरेंस कहलाता है मिस स्टेटमेंट। अब कौन बताएगा क्या होना चाहिए था? वो मेरे साथ देखो, वेदर डन जो लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लॉ की तरफ से जो रिक्वायर्ड था और जो आपने लिखा, उनके बीच का डिफरेंस ही कहलाता है मिस स्टेटमेंट। अच्छा, वो किन चीजों में हो सकता है? ये 4 चीजें हैं, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो होना चाहिए था, जो लॉ में लिखा हुआ है, और जो हुआ, उसके बीच का डिफरेंस ही कहलाता है मिस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सी बात हो गई। सर कैसे समझाओ? क्लासिफिकेशन वाला तो अभी तुमने समझा थोड़ी देर पहले ही। मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा लॉ के हिसाब से, सर इसमें लॉ कहां आया? लॉ ही तो है, बोलो अकाउंटिंग जितनी है, इट्स कॉल्ड अकाउंटिंग लॉ। एएस के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, ये तो एएस क्या इधर से ही तो निकला है। तो इट मींस लॉ के हिसाब से मशीन का इंस्टॉलेशन कहां आना चाहिए था? मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए था, और कहां आया? P&L में, रिपेयर में। इसी चीज को कहते हैं मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर इसको पकड़ेगा, पकड़ने के बाद मैनेजमेंट को बोलेगा बेटा ठीक करो, ठीक करो, गलत जगह लिख दिया तुमने। अब 2 बातें होंगी, क्या तो मैनेजमेंट बात को मानेगा या नहीं मानेगा। अगर मानेगा तो हम लिख करके दे देंगे यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अगर नहीं मानेगा तो हम लिख करके दे देंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। भैया इधर पंगा है। अब ये देखना पड़ेगा कि वो चीज मटीरियल है या इमटीरियल है। छोटी मोटी मिस्टेक है, माफ,
बड़ी मिस्टेक है बेटा, सही करो इसको, तो तुम्हारा बोला गड़बड़ हो रहा है मामला, नहीं तो फिर हम रिपोर्ट नेगेटिव डालेंगे तुम्हारी। यही एग्जैक्टली ऑडिटर का काम रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, मैंने 4 चीजें लिखी है, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अमाउंट में क्या हो सकता है, जो होना चाहिए था लेकिन जो नहीं हुआ, कोई एग्जाम्पल दो। हाँ, 10,000 का 1000 लिख दिया, बोला हमने सही लिखो भाई, 10,000 का अमाउंट है तो 10,000 लिखो। या तुम्हारा डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट, बराबर, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, 2%, 5%, 8%, ये कौन डिसाइड करता है यार, ये बताओ चलो मुझे, मस्त बात, बोलो भाई। अकाउंट्स में तुमने डेप्रिसिएशन सबने पढ़ा है, कौन डिसाइड करता है ये? ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है। क्योंकि अपने को तो स्कूल में किताबों के अंदर परसेंटेज दे दिए होते थे, 7%, 8%, 9%, 10% हमने लगा दिया। फिर वो टीचर सिखाता था बेटा एक SLM मेथड होता है, फिक्स लगाओ, एक WDV होता है, बैलेंस के ऊपर लगाओ। फिर तुम प्रमोट होकर के अकाउंट्स में आते हो, अकाउंट्स के अंदर तुम्हारा जो शेड्यूल 2 है ना, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 2, वो पूरा डेप्रिसिएशन पे ही है, उधर मरे कि यार ये लगाएं। फिर जैसे इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करते हो, तुम्हारा एक हेड आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन का, उसमें सेक्शन नंबर 32 पूरा डेप्रिसिएशन का है। वो कहता है ब्लॉक बनाओ और ब्लॉक के हिसाब से एक जैसी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाओ। अब ऑडिटर बोले भाई करूं क्या मैं ये पढ़ के काम करूं, ये पढ़ के काम करूं, ये पढ़ के काम करूं, इसीलिए वो कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं दे पाता है बेचारा, क्योंकि हम खुद ही रोक रहे हैं उसको एश्योरेंस देने से। कोई किस हिसाब से लगा रहा है, कोई किस हिसाब से लगा रहा है। तो यहां पे वही चीज हो गया, जो होना चाहिए था, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं तो उसके हिसाब से लगाना चाहिए था, लेकिन आपने किसी और तरफ से लगा दिया तो हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट है। क्लासिफिकेशन तो अपने कर लिया, ये और प्रेजेंटेशन तो साथ ही आ गए। डिस्क्लोजर बताओ मुझे, डिस्क्लोजर में क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? हाँ, कंपनी के अगेंस्ट में वो अपना एक प्रोडक्ट था ना, नेस्ले वाला, मैगी, बोलो, मैगी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, लीगल केस, लेड वाला। मैगी को ये लेड वाला केस जब लिटिगेशन चल रहा है, तो आप सब जानते हो ऐसी चीजों को कंपनी जो केस चल रहा है उसको कहां डिस्क्लोज करती है? पता है तुमको, डिस्क्लोजर के अंदर अपने को डिस्क्लोज करना पड़ता है। क्यों? बोलो बोलो, हमारे ऊपर जब कोई केस चल रहा है, वो कंटीजेंट लायबिलिटी नाम का नाम सुना है? कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेट, मतलब अनसर्टेन है, मतलब फ्यूचर के अंदर ही लायबिलिटी सर्टेन हो सकती है, मतलब केस हम हार सकते हैं, और हार गए तो हमको कुछ पे करना पड़ सकता है। ज्यादातर आप लोग कौन सी चीजें लिखते हो कंटीजेंट के अंदर अकाउंट्स में? कोर्ट केसेस, लायबिलिटी, वो एक वो लॉस ऑफ स्टॉक वगैरह का कुछ अमाउंट होता है, वैसा वैसा कुछ लिखते हो। तो अब क्या होता है, हम ऑडिट में भी पढ़ेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी या आपके ऊपर कोई केस इतना खतरनाक हो सकता है कि कंपनी बंद हो जाए। समझ रहे हो? तुमको वो कंसेप्ट पता है, गोइंग कंसर्न वाला? गोइंग कंसर्न खतरे में, ऑडिटर ये भी देखेगा, है ना। अमेरिका के अंदर आज से कुछ साल पहले, मुझे ध्यान में है, मैं उस सिगरेट कंपनी का नाम भूल गया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी थी, ठीक है। वो अपने पैकेट, अपने इंडिया में तो क्या रूल है, वो पैकेट्स के ऊपर लिखना इंजीरियस टू हेल्थ वाला, उसने नहीं लिखती थी वो। तो एक लेडी थी, उसका हस्बैंड जो है वो चेन स्मोकर था, फूकता रहता था, फूकते फूकते एक दिन खुद ही फूक गया। ज्यादा फूकेगा तो फिर फूकना ही है, और क्या है, सभी फूकने वैसे तो अपन मरने सभी है, लेकिन वो थोड़ा जल्दी हो गया। उसने लेके कंपनी के अगेंस्ट में केस कर दिया। तो मुझे ध्यान है कि मैं जब उस केस की स्टडी कर रहा था, यार खतरनाक चीज थी कंपनी का, मतलब उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने जो पेनल्टी लगाई वो शायद उसकी कंपनी के नेटवर्थ के 3 टाइम्स लगाई। जितना उस कंपनी का नेटवर्थ है उसके 3 गुना कोर्ट ने क्या लगा दी, पेनल्टी की। इसके हस्बैंड को, आपको हस्बैंड मर गया, इस लेडी को तुमको पैसा देना पड़ेगा। आगे उस केस का फिर थोड़ा ठीक हुआ, उस मामला इतना खत्म नहीं हुई कंपनी, लेकिन आप सोचो इतना बड़ा कुछ हो सकता है। आज मैगी का नेस्ले के अंदर सेलिंग शेयर 74% के आसपास का। मैगी अगर बंद तो नेस्ले की बैंड बजने वाली है, बजेगी अच्छी तरह। तो ऐसे में ऐसी लायबिलिटीज को आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया, ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर को कैसे पता लगेगा? बोलो बोलो, अरे तुम्हारे कोर्स में आ गए, तुम ऑडिटर बनने जा रहे हो, अपने आप को आज से ऑडिटर समझ लो, मतलब 2 दिन पहले से समझ चुके हो। तुम किसी कंपनी में घुस गए, तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन है
एक ऐसे है मेरा, अभी उसका नंबर नहीं बता रहा हूं तुमको, ऐसे का मतलब समझते हो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, कल बताऊंगा, कल की क्लास में आएगा। अकाउंट्स में है एएस, हमारे कोर्स में है एसएस। चलो तुम घुस गए मेरी कंपनी में, तुमको कैसे पता लगेगा मेरी कंपनी के अगेंस्ट क्या क्या केसेस चल रहे हैं? खबरी बनो, खबरी खबरी खबरी, निकालो निकालो, जासूस बन जाओ। कोर्ट में जाके पूछोगे, आरटीआई लगाओगे। कोई और तरीका सोचो ना यार, जिससे तुमको मेरी कंपनी के अंदर रहते रहते कुछ आइडिया लग जाए, बाहर बाद में देंगे, थोड़ा शक शक हो जाए, शक 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 हो जाए। सोचो अभी तुम पहुंचे नहीं हो वहां तक जहां मैं चाह रहा हूं तुमको। अभी तुम ऑडिटर हो, तुम्हारे हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं है अभी। नोट्स में कंपनी लिख नहीं रही है, यही तो चक्कर है। नोट्स में कंपनी लिख नहीं रही है, लेकिन कुछ ऐसा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके सपोर्टिंग पेपर्स में है, जिससे तुमको डाउट हो चुका है। वेरी गुड, यही तो चाहिए था। मैंने कहा ना ऑडिटर बन जाओगे तुम, कोर्स खत्म होगा तब तक आर्टिकलशिप के लिए तैयार हो तुम लोग। फीस, लीगल फीस का पेमेंट किया रहेगा, तुमने बुक्स में दिखाया। अब ऑडिटर इतना खोपड़ी होता है, ऐसा फीस पे भरोसा नहीं करेगा। पिछले साल फीस लीगल एक्सपेंसेस के दिए पूरे साल में 50,000, इस साल लीगल एक्सपेंसेस के दिए हैं 5 लाख। चक्कर क्या है? बुलाएगा एम्प्लॉयज को, क्या ये इसके साथ के पेपर्स लाओ। अब पेपर में क्या होगा, एडवोकेट के साथ मेल्स वेल्स डिटेल्स चेक होगी। वो चेक होते ही वो क्या कर सकता है, उस एडवोकेट को भी पूछ सकता है। आगे के प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस ही है। दूसरा एक तरीका न्यूज़पेपर में आ गया। आजकल तो जज भी अटेंटिव रहते हैं, तुमको पता है। न्यूज़पेपर में मैटर देख करके आजकल जज खुद ही केस फाइल कर देते हैं। तो जैसे ही कोई न्यूज़पेपर में किसी कंपनी के बारे में कुछ, तुम देखो इधर न्यूज़पेपर के चक्कर में तो पूरा एक शेयर मार्केट डाउन आ चुका है। तो ये तो सिंपल कंपनी की बात है, बराबर। तो ऑडिटर ये भी देखेगा, यार इस कंपनी में केस चल रहा है, मेरी बुक्स में तो आया ही नहीं। फिर वो सब चेक करेगा, चेक करने के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, फिर मैनेजमेंट को बोलेगा और कुछ नहीं करिए तो कंटीजेंट लायबिलिटी में केस को डिस्क्लोज करिए। अगर कंपनी ने कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो लिख के देगा दे आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि आपने डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं किया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। दिस इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट। अगली लाइन भी यही है, डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टेड एंड रिक्वायर्ड। सर ये रिक्वायर्ड के आगे एफआरएफ क्या लिखा है? एफआरएफ का फुल फॉर्म लिख दो, समझाऊंगा कल। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिख दो, एफआरएफ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका कंपनीज एक्ट में कहां दे रखा है वो तरीका? शेड्यूल 3, इट्स कॉल्ड एफआरएफ कंपनीज के लिए, बस सीधा सा है। तो जो होना चाहिए था और जो हुआ, जो तुमने रिपोर्ट किया और जो एक्चुअल में होना चाहिए था, उसके बीच का डिफरेंस कहलाता है मिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलो चलते चलते आधे मिनट में फटाफट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या वर्ड आएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड। ऑडिट क्या करेंगे? ऑडिट 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 कंडक्ट करेंगे, फिर कंडक्ट या कैरी आउट करेंगे, फिर वो क्या ऑब्टेन करेंगे? एश्योरेंस। फिर क्या करेंगे? फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन। कैसी ओपिनियन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। और इज इट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू का एक और नाम हो सकता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कल इस पर डिटेल बात करेंगे। इतना आज करिए आप लोग।